कोलिजन का मतलब तो आप लोग समझते हैं ना। कोलिजन का मतलब क्या है? दो बॉडी टकरा जाएं। अब ये दो बॉडी टकरा जाएं तो वहाँ पे हम लोग समझते हैं कि कोलिजन हो गया। अब एक कोलिजन होने के लिए दो चीज़ें हैं। पहली बात तो कोलिजन कितने तरह का होगा, और हमें ये समझना है कि कोलिजन होने के लिए क्या दो बॉडी का फिजिकल कांटेक्ट ज़रूरी है। मतलब कोलिजन के लिए क्या ज़रूरी है? दो बॉडी का फिजिकल कांटेक्ट, या दो बॉडी का फिजिकल कांटेक्ट ना हो तो भी कोलिजन है। तो कोलिजन के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल कांटेक्ट हो। ये ज़रूरी नहीं है कि दो बॉडी एक दूसरे को टच ही करें। अगर टच नहीं भी करेगा तो भी कोलिजन है। बच्चों, अब कोलिजन के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि बॉडी का फिजिकल कांटेक्ट हो। तो यहाँ पे दो तरह से कोलिजन होगा। एक होगा बॉडी फिजिकल कांटेक्ट में है, और एक है बॉडी फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है। तो पहले मैं यही लिख रहा हूँ, बॉडी इज नॉट इन फिजिकल कांटेक्ट। इज नॉट इन फिजिकल कांटेक्ट मतलब दो बॉडी का, मैंने ये बोला कि दो बॉडी का कोलिजन होने के लिए ये भी कोलिजन है कि जब वो एक्चुअल में कांटेक्ट में नहीं है तब भी हम क्या बोलेंगे? कोलिजन है। कैसे बोलेंगे? जैसे मान लो अल्लाहपुर से कोई डकैत बाइक लेके भागा और यहाँ बालसन पे पुलिस के बहुत सारे लोग थे, तो वो लेके आएगा और फिर आगे नहीं जाएगा, फिर वहाँ से मोड़ के वापस आएगा। तो जो उसका साथी अल्लाहपुर में था उसने पूछा कि क्या भाई तो जा रहा था, क्यों चला आया? तो क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि पुलिस से मुठभेड़ हो गया, पुलिस से कोलिजन हो गया। तो क्या फिजिकल कांटेक्ट में आया? नहीं आया। उसने देखा और देख के लौट गया। तो जब तेरे को आगे जाना था तो लौटे क्यों? क्यों तुम्हारा पाथ बदल गया? तो अगर पाथ बदल गया, जाना कहीं था, जाने लगे कहीं, या तो पाथ बदल गया या तो उसी पाथ पे वेलोसिटी बदल गई, कुछ चेंज हो गया, मोमेंटम चेंज हो गया, इसका मतलब वहाँ पे क्या हो गया? कोलिजन हो गया। तो कोलिजन की यही पहचान है कि या तो रास्ता बदल दो, या तो मोमेंटम बदल जाए, कुछ तो चेंज हो जाए, तो हम लोग समझेंगे कि वहाँ पे कोलिजन हो गया। अब जहाँ पे लिखा है मैंने कि बॉडी इज नॉट इन फिजिकल कांटेक्ट, तो भी कोलिजन है। जैसे एक एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। आज हम लोग कोलिजन पे बहुत सारी बात को डिस्कस करेंगे, और इसमें क्या क्या फार्मूले लगेंगे, कैसे क्वेश्चन होंगे, ये सारी बात हम लोग को देखना है। अब जैसे बच्चों मान लो एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं कि ये न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है Zd, जेड एटॉमिक नंबर है। अब इधर से मैंने प्रोटॉन का बम्बार्डमेंट किया, जो आपने रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा है, तो उसमें प्रोटॉन कई जगह से जा रहे हैं। ये प्रोटॉन यहाँ से भी जा रहा है, और एक प्रोटॉन ये वाला भी जा रहा है। अब दोनों कहाँ जा रहे हैं? न्यूक्लियस से टकराने जा रहे हैं, न्यूक्लियस की तरफ जा रहे हैं। तो जो ये वाला प्रोटॉन है जो इधर चल रहा है, इसकी जो लाइन है और इसका जो सेंटर है वो सेम लाइन में है। इसको ऐसे बनाना है कि ये सेम लाइन में हो। लो, ये बन गया। अब ये दोनों सेम लाइन में हैं, और यहाँ पे अगर हम देखें इसके सेंटर से
ये सेम लाइन में नहीं है। अब देखो इसमें जो वेलोसिटी है ये इसी लाइन में है, सेंटर वाली लाइन में ही है, सेंटर से सेंटर को मिलाने वाले लाइन के पैरेलल वेलोसिटी है, और ये सेंटर से सेंटर को मिलाने वाली लाइन के पैरेलल वेलोसिटी नहीं है। तो ये दो अलग अलग तरह का केस हो गया कि नहीं। अब ये वाला केस है, ये वाला जो सीधे ही जा रहा है, सेंटर पे जा रहा है, इसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट। इसे कौन सा कोलिजन कहेंगे? डायरेक्ट। और ये जो सेंटर पे नहीं है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑब्लीक। इसे कहेंगे ऑब्लीक बोलेंगे, या तो ग्लैंसिंग बोलेंगे। दो नाम बोलते हैं, ग्लैंसिंग भी और ऑब्लीक भी। तो देखो यहाँ पे ये डायरेक्ट कोलिजन हो गया और ये वाला ऑब्लीक कोलिजन हो गया। तो पहचान जाओगे डायरेक्ट कब होगा और ऑब्लीक कब होगा। बस ऐसे देख लिया करो कि जिससे टकराना है या जो दो बॉडी टकरा रहे हैं उसका वेलोसिटी माने जो मोशन कराएगा जिधर वो जाएगा, क्या वो सेंटर वाले लाइन के ही एलॉन्ग है, क्या उसी लाइन पर है, उसी लाइन पर चल रहा है। तो अगर उसी लाइन पे चल रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट बोलेंगे, और अगर उस लाइन पे नहीं चल रहा तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑब्लीक बोलेंगे। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव है, तो क्या इस पॉजिटिव को टच कर जाएगा? तो पॉजिटिव को टच तो नहीं करेगा। अब ये जा रहा था इधर, बच्चों इसकी हम बात कर रहे हैं। ये वाला ऐसे आया, आने के बाद फिर ये वापस बैक हो जाएगा, इधर लौट जाएगा। अब ये वाला अल्फ़ा पार्टिकल है, ये इधर लौट के चला जाएगा। और इसकी हम बात करें, ये ऐसे आएगा और आने के बाद ये इधर चला जाएगा। तो देखो दो घटनाएं हो गई। अब ये वाला जो चार्ज है ना वो इधर चला जाएगा, तो ये भी डायरेक्शन बदला और ये भी डायरेक्शन बदला, तो ये भी कोलिजन है, वो भी कोलिजन है। इस कोलिजन को हम लोग कहेंगे ग्लैंसिंग और इस कोलिजन को हम कहेंगे डायरेक्ट। समझ आया? अब ये बॉडी फिजिकल कांटेक्ट में तो नहीं है, लेकिन इसमें बताइए रास्ता बदला, डायरेक्शन बदला कि नहीं बदला? बच्चों ये भी कोलिजन ही है। अब इस कोलिजन को अभी आप नहीं पढ़ेंगे, ये आप देख ही रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है, वहाँ पे डिस्कस करेंगे, उस जगह हम समझेंगे। ऐसे ही स्कैटरिंग भी होगा, जैसे कोलिजन है उसी कोलिजन को हम वहाँ स्कैटरिंग भी कह सकते हैं कि टकराने के बाद वो कोई एंगल पे जाने लगा, तो हम बोलेंगे स्कैटर्ड हो गया। अब बॉडी इज नॉट इन फिजिकल कांटेक्ट हो गया। अब मैं लिख रहा हूँ बॉडी इन फिजिकल कांटेक्ट, जिसे अभी हमें पढ़ना है। बॉडी इन फिजिकल कांटेक्ट, इसमें भी एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं जब बॉडी फिजिकल कांटेक्ट में है। तो अब इसको मुझे पढ़ना है, डिटेल करनी है, इसलिए इसको हम दो अलग अलग पार्ट में दिखाएंगे। जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिखा डायरेक्ट कोलिजन, डायरेक्ट। इस डायरेक्ट कोलिजन का नाम, एक नाम और है, एक नाम और क्या नाम है? उसे हम लोग बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन। तो कभी कभी पेपर में हेड ऑन लिखा रहेगा, कभी डायरेक्ट लिखा रहेगा, कभी कुछ नहीं लिखा रहेगा, तो हमें देख के समझना पड़ेगा। तो अब ये दो कोलिजन होगा, एक डायरेक्ट और एक उधर अभी लिखूँगा, पहले इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो बच्चों डायरेक्ट या हेड ऑन कोलिजन, जैसे मान लो ये कोई बॉडी है यहाँ पे और ये कोई दूसरा बॉडी है। अब इसका वेलोसिटी इधर है और मान लो कि इसका वेलोसिटी भी इधर है, मान लो। अब ये दोनों ऐसे टकरा रहे हैं। अब दोनों को देखो, ये डायरेक्ट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो वेलोसिटी की लाइन है वो इनके सेंटर को मिलाने वाली लाइन पर ही है, इसलिए इस कोलिजन को क्या बोलोगे? डायरेक्ट कोलिजन बोलोगे। अब ये दोनों बॉडी आएंगे, टकराएंगे। अब थोड़ा ऊपर किया
अब हमें करना क्या होगा, सवाल लगाने के लिए हमें करना क्या होगा। मान लीजिए कि ये बॉडी यहाँ पे आए और आके यहाँ पे टकरा गए। अब बच्चों यहाँ पे ये टकरा जाएंगे। इसको यहाँ ले आओ, ऐसे टकरा दो, एक कोलिजन हो गया। जहाँ पे कोलिजन होगा तो आपको करना क्या है, उस पर एक टेंजेंट लाइन खींचनी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको हम लोग कहते हैं टेंजेंट लाइन। ये काम आपको करना है। अगर ये काम आप सही से कर लिया तो आंसर आ जाएगा। फिर ये बहुत आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान चैप्टर है। तो हमारा काम क्या है, प्रोसेस क्या है, वो समझना है। तो पहले मैंने टेंजेंट लाइन खींच ली, अब ये टेंजेंट लाइन हो गया। इसके बाद बच्चों अब हमें नॉर्मल बनानी है। अब हमें इस पे नॉर्मल बनानी है। अब ये नॉर्मल हो गया। नॉर्मल तो सेंटर से ही पास करेगा। ये सेंटर है, ये सेंटर है, यहाँ से पास करेगा। इस लाइन को हम लोग कहते हैं इम्पल्स लाइन। आपने जो इम्पल्स पढ़ा है वो इम्पल्स लाइन यही है। तो इम्पल्स लाइन वो लाइन है जिस लाइन पर इम्पल्स काम करेगा, और अगर इम्पल्स काम करेगा तो उसका काम क्या है, मोमेंटम को चेंज करना। तो मोमेंटम चेंज होगा हमेशा किधर चेंज होगा, टेंजेंट लाइन पे नहीं चेंज होगा। किधर चेंज होगा, इम्पल्स लाइन पे। इम्पल्स का मतलब ही है चेंज इन मोमेंटम। तो अगर कोई पूछे कि मोमेंटम का चेंज किधर होगा, अगर ये टकराएंगे तो टकराने के बाद क्या होगा, होगा ही क्या, आप क्या पढ़ोगे, मोमेंटम का चेंज ही तो पढ़ोगे। और वो मोमेंटम का चेंज किधर होगा, केवल इम्पल्स लाइन की ओर होगा। और टेंजेंट लाइन में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि फोर्स या वेलोसिटी और ये लाइन दोनों 90 डिग्री पे है, तो उधर कोई चेंज नहीं होगा। तो मैं दो लाइन जो यहाँ पे बता रहा हूँ, इम्पल्स लाइन ये रिस्पॉन्सिबल है, या जो मोमेंटम में चेंज होगा वो इसी डायरेक्शन में चेंज होगा। इधर मैंने लिखा है चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स लाइन के डायरेक्शन में मोमेंटम का चेंज होना है, और इसी को आपको पढ़ना है। और टेंजेंट लाइन की डायरेक्शन में हमें लिखना है नो चेंज इन मोमेंटम। इसमें मोमेंटम का कोई चेंज नहीं होता। अब टेंजेंट लाइन में जो भी मोमेंटम होगा वो कभी नहीं बदलेगा, और इम्पल्स लाइन का मोमेंटम में बदलाव होना है। तो किधर मोमेंटम बदलेगा, किधर नहीं बदलेगा, ये समझ आ गया। अभी आप पढ़ रहे थे मोमेंटम, और अब क्या नंबर आ गया, कोलिजन। तो कोलिजन में मोमेंटम बदलेगा, और बदलेगा तो किधर बदलेगा, ये समझना है। और ये जो फोर्स लगा हुआ है, ये जो फोर्स लगा हुआ है कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। मोमेंटम चेंज होगा पर यहाँ पे नो एक्सटर्नल फोर्स। ये नॉर्मल फोर्स जो लगेगा ये इंटरनल है, और अगर इंटरनल फोर्स है तो मोमेंटम भले चेंज होगा लेकिन टोटल मोमेंटम भी बदल जाएगा। टोटल मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा, क्योंकि बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा, टोटल थोड़ी चेंज होगा। ए का मोमेंटम चेंज हो जाएगा, बी का चेंज हो जाएगा, लेकिन ए और बी का सम कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं। जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इसका मतलब टोटल मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा, टोटल मोमेंटम कांस्टेंट होगा। तो बच्चों मोमेंटम का कंजर्वेशन हमेशा होल्ड करेगा। उधर भी टोटल मोमेंटम कांस्टेंट होगा, और इधर तो चेंज ही नहीं हो रहा है, इधर भी टोटल मोमेंटम कांस्टेंट होगा। तो क्वेश्चन ये आया कि यहाँ पे लाइन दो है, एक टेंजेंट लाइन, एक इम्पल्स लाइन। दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों लाइन के डायरेक्शन में टोटल मोमेंटम नहीं बदलेगा। और डिफरेंस क्या है, इम्पल्स लाइन के डायरेक्शन में इंडिविजुअल बॉडी का मोमेंटम बदल जाएगा, लेकिन टेंजेंट लाइन के डायरेक्शन में मोमेंटम बॉडी का इंडिविजुअल भी नहीं बदलेगा। समझ आया दोनों लाइन। तो ये दो लाइन है, लाइन बनाना बहुत ज़रूरी है। लाइन नहीं बनाओगे
तो बेलाइन हो जाओगे। अब चलो देखो, ये बात हो गई हेड ऑन, अब उसको उधर किया, आगे बढ़े। अब बच्चों दूसरा कोलिजन जो है उसे हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक। अब ऑब्लिक कोलिजन है, इस ऑब्लिक कोलिजन का एक नाम और है। जैसे डायरेक्ट था तो हेड ऑन हुआ, ऐसे ऑब्लिक कोलिजन का एक नाम और है। और जो दूसरा नाम है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लांसिंग। ग्लांसिंग, कभी कभी यही वर्ड लिखा रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा ये वाला कोलिजन ऑब्लिक है। इसका भी एग्जाम्पल। अब बच्चों ऑब्लिक कोलिजन कैसे पहचानोगे? इसमें वेलोसिटी जो वेक्टर होगा वो किधर होगा? क्या सेंटर के मिलाने वाली लाइन की तरफ होगा? नहीं होगा। अब जैसे मान लो ये बॉडी एक ये है और एक ये है, अब दोनों चले आ रहा है, इसका वेलोसिटी इधर है और इसका वेलोसिटी इधर है, दोनों आमने सामने आके टकराएंगे, आ तो रहे हैं आमने सामने, लेकिन जो इसके सेंटर वाली लाइन है, इसको सेंटर वाली लाइन को मिलाओ आप, उस लाइन के डायरेक्शन में किसी का वेलोसिटी नहीं है। इसका मतलब ये कभी फिर ये हेड ऑन या डायरेक्ट कोलिजन नहीं हो सकता। अब बच्चों ये आएगा, आके टकराएगा। अब देखो इसको हम इधर दिखाते हैं। अब यहाँ पे जब बॉडी आएगा, ये आया और ये आया, आपका काम क्या है? आप लोगों का काम यहाँ पे क्या होगा? अगर सवाल लगाना है तो एक ही काम है, आपको तुरंत खींचना पड़ेगा टेंजेंट लाइन और इम्पल्स लाइन, तुरंत खींचना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे टेंजेंट लाइन खींच दिया बच्चों, टेंजेंट लाइन ये वाली लाइन हो गई ये, और दूसरी लाइन क्या हो गई? इम्पल्स लाइन। अब इसका मोमेंटम किसी भी डायरेक्शन में हो, इसका भी मोमेंटम किसी भी डायरेक्शन में हो, अब उस मोमेंटम के उस डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। अब मतलब क्या है कि मोमेंटम का वैल्यू इस लाइन और इस लाइन में कितना कितना है। तो आपको यहाँ पे बच्चों दिखाना पड़ेगा लाइन दो, और इसका नाम है टेंजेंट लाइन। आप एक बार मेरे को बताओ, टेंजेंट लाइन के डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा कि अनचेंज? क्या बोला? और इम्पल्स लाइन के डायरेक्शन में चेंज। तो कोई पूछे कि किधर चेंज? इम्पल्स लाइन। किधर अनचेंज? टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन माने अनचेंज और इम्पल्स लाइन माने चेंज या एक्सचेंज, दोनों हो सकता है। चेंज हो सकता है तो एक्सचेंज भी हो सकता है, और जहाँ अनचेंज है वहाँ अनचेंज का मतलब कुछ नहीं होगा। इसलिए टेंजेंट लाइन माने सेफ है, उधर कुछ बदलना नहीं है। और आपको पढ़ना तब किधर है? केवल एक ही लाइन में पढ़नी है, किधर? इम्पल्स लाइन। यही लाइन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इधर ही चेंज होगा। तो बच्चों ये तो दो कोलिजन हुआ। अब आप हमें ये बताओ कि कोलिजन होने के लिए जो हमारा सिलेबस है, जिसे हम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, तो उसमें बॉडी का फिजिकल कांटेक्ट होगा, और दो तरह का कोलिजन होगा, एक हेड ऑन और एक ऑब्लिक। तो दोनों कोलिजन को आप पहचान जाओगे देखकर। कैसे पहचानोगे? आइडिया हो गया? क्या दिखाना है कि दोनों का सेंटर मिला दो और दोनों का वेलोसिटी का डायरेक्शन देख लो। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन उसी लाइन पर है तो हेड ऑन बोलना, और नहीं तो फिर ऑब्लिक होगा। और कोई भी कोलिजन हो, कॉन्सेप्ट एक ही है। टोटल मोमेंटम कंजर्व करनी है इम्पल्स पे भी, और टोटल मोमेंटम कंजर्व करनी है टेंजेंट पर, बस थोड़ा सा अंतर होगा। टेंजेंट लाइन का मोमेंटम में कुछ बदलेगा नहीं और इम्पल्स लाइन में बदलेगा। इसका मतलब आपको पढ़ना किधर चाहिए? जिधर बदलेगा वही तो पता करना है। अबे जो बदलेगा ही नहीं उसमें क्या पता करें? जिधर बदलेगा वही तो पता करेंगे ना, कि कितना बदलेगा, कैसे बदलेगा, उस बदलने में क्या क्या होगा। इसका मतलब मेरा पढ़ाई किधर होनी चाहिए? इम्पल्स लाइन की ओर। तो ऐसा एग्जाम्पल लो जिसमें इम्पल्स लाइन ही रहे, तो वो कौन सा एग्जाम्पल होगा? ऑब्लिक नहीं, हेड ऑन। क्योंकि हेड ऑन कोलिजन का मोमेंटम टेंजेंट की ओर जाएगा ही नहीं। क्यों?
क्योंकि टेंजेंट 90 डिग्री पे होगा और वेलोसिटी का 90 डिग्री पे कंपोनेंट 0 हो जाएगा। अब टेंजेंट लाइन पे मोमेंटम कब मिलेगा? जब हेड ऑन होगा कि ऑब्लीक? ऑब्लीक होगा तब मिलेगा, हेड ऑन में तो मिलेगा ही नहीं। वो तो एक जनरल थ्योरी लिखी जाती है कि किधर चेंज होगा किधर नहीं चेंज होगा, लेकिन इधर मोमेंटम 0 ही रहेगा और हरदम 0 ही रहेगा, तो अनचेंज ही तो बोलेंगे। 0 है तो 0 ही है, और उधर 0 नहीं होगा, इधर कुछ वैल्यू आएगा, नॉन ज़ीरो आएगा, और जो नॉन ज़ीरो रहेगा वो नॉन ज़ीरो हमेशा ही रहेगा। तो बच्चों इसलिए हमें ये समझ आ रहा है कि जो चेंज होगा वो इम्पल्स लाइन में होगा। इसलिए हमें ऐसा एग्जाम्पल लेना है जिसमें इम्पल्स लाइन ही रहे, टेंजेंट लाइन की बात ना हो, तो समझ में अच्छा आएगा। इसलिए कौन सा कोलिजन समझने के लिए लेना चाहिए? डायरेक्ट कोलिजन या हेड ऑन कोलिजन? तो लेना चाहिए तो चलो ले ही लो। अब एग्ज़ाम्पल पढ़ाते हैं। अब ये तो अंडरस्टैंडिंग था, अब बच्चों एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। एग्ज़ाम्पल हमें लेना है हेड ऑन कोलिजन का। हेड ऑन माने डायरेक्ट। अब इसी का एग्ज़ाम्पल हमें लेना है। देखो एग्ज़ाम्पल समझना शुरू करें। अब मान लीजिए कि कोई दो बॉडी है। देखो अब यहाँ पे एग्जाम्पल हम समझाएंगे, आप ठीक से देखते जाना। एक बॉडी ये है, देखो एक बॉडी को हमने बनाया है, जगह जगह बनाया है। ऐसा क्यों बनाया? अभी शांत रहो, देखते रहो, सब दिखेगा, सब समझ आएगा। इसके बाद मैंने दूसरा बॉडी लिया, ये अभी यहाँ पे है, और ये इस जगह यहाँ पे जस्ट टच कर रहा है, यहाँ पे इस कंडीशन में है, और यहाँ पे जस्ट टच कर रहा है, और यहाँ पे फिर ऐसा है। तो मैंने दो बॉडी को लिया है, दो बाल दिखाया जा रहा है, एक वाइट है और एक कुछ रेड टाइप का दिख रहा है। दो अलग अलग कलर के बाल हैं। इसके अलग अलग मास भी होंगे, मास भी रख देता हूँ। ये वाले का मास m1 है, इस वाले का मास m2 है, इस वाले का मास बच्चों m1 हो गया, इसका m2 हो गया। यहाँ पे अब वही m1 m2 बार बार क्यों लिखें? अब एक बार लिख दिया समझ लो बहुत है, अब एक बार यहाँ लिख दिया समझ लो पूरा हो गया। अब बीच में नहीं लिखूँगा, और भीड़ लगाने से क्या मतलब है? वो तो समझ ही रहो m1 m2 है, ये वाला m1 वाला m2। अब ये चल रहा है, अब ये चल रहा है, और इसकी वेलोसिटी यहाँ पे u1 है और यहाँ पे u2 है। तो मैंने वेलोसिटी u1 और u2 कांस्टेंट दिया है। इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे 0 है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो लिखा नहीं है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो बच्चों फोर्स तो 0 ही होगा। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है, और ये दोनों जा रहे हैं। अब ये दोनों चल रहे हैं। यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है इस सवाल में कि u1 u2 से बड़ा है। अगर u1 u2 से बड़ा है तो फिर आप समझ गए हैं ना कि अगर इसकी स्पीड ज़्यादा है तो क्या करेगा। अब इसकी स्पीड ज़्यादा है तो क्या करेगा? दूसरे को परेशान ही तो करेगा। हाँ, कोई बड़ा आदमी जब हो गया
आजकल बड़े का डिफिनीशन है कि वो बड़े का मतलब है कि किसी को परेशान करो, डिस्टर्ब करो, हाई फाई पैसा वैसा ज़्यादा हो गया, उल्टा पुल्टा चोरी डकैती करके तो दूसरे को डिस्टर्ब करो, यही पहचान है। तो ऐसे इसकी भी स्पीड ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, जाके टकरा जाएगा। अब यहाँ पे टकराया है, मतलब यहाँ पे जस्ट कोलिजन हुआ, यहाँ पे मतलब टच किया, और यहाँ पे आते आते आप देख रहे हैं कि एकदम से डैमेज कर रहा है, एक दूसरे में इंटर कर गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला भी डिफार्म हो गया और दूसरा भी डिफार्म हो गया। यहाँ बच्चों डिफार्मेशन हो रहा है। अब इस जगह डिफार्मेशन है, ये दोनों बॉडी डैमेज हो गई। और जैसे ही देखो ये टच करेगा, थोड़ा समझ लो, जैसे ही ये टच करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा। बच्चों क्या आएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा। ये कॉन्टैक्ट फोर्स आ जाएंगे, तुरंत कॉन्टैक्ट फोर्स आ जाएगा। अब इस पे जब कॉन्टैक्ट फोर्स आ जाएगा तो मतलब इधर की तरफ ये इम्पल्स जे लग जाएगा और इधर की तरफ इम्पल्स जे लग जाएगा। शुरू तो यहीं से हो गया। इसकी स्पीड तो जैसे ही टच में आया, लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, और अगर बहुत ज़्यादा है तो भी रोकते रोकते भी जाके अटैक कर ही देगा। उसको बचाते बचाते भी वो जाके भिड़ ही जाएगा। अब लेकिन टच तो यहीं कर लिया, टच यहाँ पे किया और यहाँ से ये चलता रहा, और बच्चों चलता रहा, और ये जे लगा था, ये जे यहाँ पे लगा हुआ है, अभी भी यहाँ पर भी जे लगा हुआ है और यहाँ पर भी जे लगा हुआ है। इम्पल्स का काम जो है वो कर रहा है, पर जो इम्पल्स की वैल्यू है वो लगातार बदल रही है। अगर यहाँ पे हम J1 कहेंगे, J1, तो यहाँ पे बच्चों J2 हो जाएगा या यहाँ पे J हो जाएगा, और फिर यहाँ पे जाते जाते फिर हमने J1 और J1 कर दिया। मतलब इम्पल्स क्या कांस्टेंट लगा था कि बदल रहा था, बदल रहा था। जैसे जब यहाँ पे टच किया तो वहाँ पे इम्पल्स कुछ रहा होगा, और इसके बाद उसकी स्पीड ज़्यादा है तो उसको दबाते जा रहा है। तो जब दबाते जा रहा है तो जो है बीच बचाव वाला वो क्या करेगा, वो भी अपने आप को बड़ा करेगा, अपनी वैल्यू बढ़ाएगा। जैसे मान लीजिए कोई छोटे बच्चे को कोई पीटने आ रहा हो, हाँ, और एक बचाने वाला है, तो उसको धकेलेगा, अरे इसकी तरफ मत आओ, उसको भगाएगा। लेकिन उसकी स्पीड ज़्यादा है और वो ज़्यादा रफ्तार से चला रहा है, तो क्या करेगा, फिर वो उसको पकड़ के पीटने लगेगा कि चलो तुम ही आओ पहले, यही तो करेगा। इसका मतलब पहले धीरे धीरे रोक रहा था, पहले समझा रहा था, नहीं माने तो इसके बाद फिर वो भी उनको कायदे से पीट ही डाला। लो, और वो उसको मार रहा है जिस बच्चे को मारना था, और जो बचा रहा था उसको पीट रहा है, तू मार क्यों रहा है। हो गई ना लड़ाई। ऐसे लड़ाई यहाँ हो गई। अब यहाँ दोनों चोट खा रहे हैं, वो उसको चोट दे रहा है और बचाने वाला उसको चोट खिला रहा है। यही घटना सिंपल यहाँ हो रही है। मेरी बात समझ में आ रही, मैंने क्या बोला। बचाने वाला बीच में था, मारने वाला आया और जिसको मारना था उसके ऊपर 2 हाथ चलाया, तो ये भी 2 हाथ चलाया। लो, वो तो बच्चा तो नहीं मार पाएगा, लेकिन बीच वाला तो पीट डालेगा। तो वही बीच वाला इम्पल्स है। इम्पल्स का काम क्या है, इसको डैमेज करना और इसको बचाना, और इसका काम क्या है, वो दूसरे को डैमेज करना। तो कुल मिला के डैमेज तो दोनों हो गया। समझ आ रहा है किसको कौन डैमेज किया? हाँ बताओ। इसको, इस वाले को अगर इसका हम बाल का नाम लिख दें A और B, ये A है और ये B है, तो बच्चों ये बताओ A को डैमेज कौन किया? इम्पल्स। और B को इम्पल्स डैमेज नहीं किया, बचाया। तो B को डैमेज कौन किया? A। और A को डैमेज कौन किया? इम्पल्स। ये भी समझने वाली बात है, कौन किसको लपेटे में लिया ये भी समझना है। ये बात हुआ। अब यहाँ पे A और यहाँ पे B। तो देखिए यहाँ तक ये घटना चलती रही, यहाँ से यहाँ तक बच्चों ये चलता रहा।
इसका वेलोसिटी यहाँ लिख दिया जाए, u1 है, यहाँ पे वेलोसिटी बच्चों अभी भी u2 है, और यहाँ पे दोनों की वेलोसिटी बराबर है, दोनों की वेलोसिटी बराबर है, तो ये वेलोसिटी दोनों की बराबर हो जाती है। आप देखो u1 घटता जाएगा, u2 बढ़ता जाएगा, एक ऐसी कंडीशन होगी कि दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगा, और जब स्पीड बराबर हो जाएगा तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि जो डिफॉर्मेशन होना था, जो डैमेज होना था वो मैक्सिमम हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक डिफॉर्मेशन हुआ, यहाँ से यहाँ तक डैमेज हुआ, इसके आगे तब क्या हुआ। अब देखो इस इम्पल्स ने, ए का इम्पल्स अभी भी लगा है, तो ए की वेलोसिटी v से कम हो जाएगा कि ज़्यादा हो जाएगा? बच्चों देख के बताओ, यहाँ समझो, ए पर इम्पल्स लगा हुआ है, ए की वेलोसिटी v इधर है, v राइट में है, इम्पल्स लेफ्ट में है, तो ये इम्पल्स क्या करेगा? वेलोसिटी को घटाएगा। तो किसकी स्पीड घट रही? ए का। b का स्पीड v है, इम्पल्स राइट में, वेलोसिटी राइट में, तो इसका मतलब ये इम्पल्स b को क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो b को क्या किया है? बढ़ा रहा है, और a की स्पीड को घटा रहा है। थोड़ी देर बाद करते करते ये सब काम, ये v1 हो गया और ये v2 हो गया, और बच्चों v2 बड़ा हो गया। किससे बड़ा हो गया? v1 से। जब v2 बड़ा हो गया v1 से, तो ये v2 दूर भाग गया और v1 पिछड़ गया। तो इम्पल्स ने क्या किया? जो आगे था u1, अब वो कर दिया उसको पीछे, पीछे कर दिया, और जो पीछे था जिसकी स्पीड कम थी उसकी स्पीड v2 अब क्या हो गई? ज़्यादा। तो इम्पल्स ने यही काम कर दिया, जो ज़्यादा थे उनको घटा के इतना कम कर दिए कि उसको पाओगे ही नहीं अब, और जो बेचारा कमज़ोर था इतना बढ़ा दिया कि उसे भी अब कोई नहीं पाएगा। तो दोनों को फिर क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। बच्चों अब ये बताओ, आपको समझ आया कि स्पीड को बदला किसने? इम्पल्स ने बदला। इम्पल्स का यही काम ही है कि वो स्पीड माने मोमेंटम बदल रहा है। तो हम बोल तो रहे हैं वेलोसिटी बदला, लेकिन टेक्निकली हम क्या बोलेंगे? मोमेंटम बदला। हम वेलोसिटी को नहीं बोलेंगे बल्कि क्या बोलेंगे? मोमेंटम बदला। अब ज़रा इधर देखो, यहाँ से यहाँ तक जो भी टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक, उस टाइम को हम क्या कहेंगे? कुछ तो नाम दे दो। इसका नाम पड़ सकता है या पड़ेगा टाइम ऑफ अप्रोच। ये पास आ रहा